Can I come in? Come Good afternoon, sir. Very good. So, yes, sir. हाँ कोड देखिए दिस इज योर कोड ओके रिमेंबर बैठिए योर मीडियम ऑफ इंटरव्यू हिंदी तो आप अपना नाम कास्ट क्षेत्र नहीं बताएंगी और इस कोड के साथ अपना ऐसा परिचय बोर्ड को दें जिसपे हम आपका साक्षात्कार ले सकें। Yes, sir. सर मैंने अपना 10th और 12th स्टैंडर्ड कार्मेल पब्लिक स्कूल से कंप्लीट किया है और इसके बाद सर मैंने अपना ग्रेजुएशन में बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस कोर्स किया है। यह मैंने तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद से कंप्लीट किया है और सर मेरी हॉबीज़ हैं न्यू कुकिंग, रोप स्किपिंग, वाटर कलर पेंटिंग और सर साथ ही साथ मैं किसी भी प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन में बिलीव नहीं रखती हूँ। मैं बिलीव करती हूँ एज अ ह्यूमन बीइंग हर किसी को इक्वल राइट है। वी हैव द राइट टू लाइफ, वी हैव द राइट टू प्राइवेसी एंड फॉर टेकिंग आवर डिसीजंस एज वेल। और ऑप्शनल क्या लिया है आपने? सर सोशियोलॉजी। ऐसा क्यों? अभी जैसे कंप्यूटर साइंस बड़ा प्रॉमिसिंग सब्जेक्ट है और आप इस क्षेत्र में भी देख सकते थे। तो दो क्वेश्चन है, एक तो आपने जब ये पढ़ाई की थी कंप्यूटर साइंस तो फिर एक प्रोफेशनल कंप्यूटर जो है प्रोफेशनल क्यों नहीं बना, और दूसरा ये कि आपने सोशियोलॉजी क्यों चुना? ये सर कॉलेज टाइम में मेरा इनिशियल जब मैंने बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस चूज़ किया था तब मेरा यही लक्ष्य था कि मुझे ग्रेजुएशन के बाद ही जॉब मिल जाए प्राइवेट सेक्टर में। लेकिन सेकेंड ईयर में कुछ ऐसे इश्यूज़ हुए, साथ ही साथ मैं काफ़ी इन्फ्लुएंस हुई सिविल सर्विसेज के बारे में जानकर, जिस वजह से मैंने डिसीज़न लिया कि मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करूँगी। फिर उसके बाद मैंने प्राइवेट जॉब का अपना सपना भी छोड़ा क्योंकि मुझे सिविल सर्विसेज की तरफ मूव करना था। और सर सेकंड ऑप्शन के मैंने सोशियोलॉजी इसलिए चूज़ किया क्योंकि मैं कंप्यूटर साइंस ही रिलेटेड लेना चाहती थी सब्जेक्ट, लेकिन वो अवेलेबल नहीं था सर ऑप्शनल्स में। फिर मैंने साथ ही साथ यह भी था कि मैं जो सब्जेक्ट्स पहले पढ़ चुकी थी, वो भी नहीं लेना था और साथ ही साथ एक ऐसा सब्जेक्ट हो जो जिससे मेरी नॉलेज बढ़े और टाइमली कंप्लीट भी हो जाए। तो उसमें सर मुझे सोशियोलॉजी सबसे ज़्यादा प्रॉमिसिंग लगा और इसीलिए मैंने सोशियोलॉजी को चूज़ किया। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? सर कंप्यूटर को कंप्यूटर ही लिखा जाता है। आई थिंक सो सर। संगणक। अच्छा, कंप्यूटर में हम आजकल बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं और क्लाउड कंप्यूटिंग सामान्यतः काफ़ी दिन हो गए, लेकिन 5-6 सालों में ये शब्द बड़ा चर्चित हुआ है। ये क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? सर क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिकली एक टेक्नोलॉजी है जिसमें हम वर्चुअल स्पेस में हमारे डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं, जिसमें इसने हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है। बेसिकली पहले हमें मेमोरी प्रॉब्लम होती थी जब हम अपने डिवाइसेस में डेटा को स्टोर करते थे, लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग ने हमें बहुत सारे एवेन्यूज प्रोवाइड किए हैं कि हम अपने डेटा को क्लाउड पे स्टोर कर सकते हैं और किसी भी एरिया से उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो डेटा एनालिटिक्स में इसकी इम्पोर्टेंस है? सर डेटा एनालिटिक्स में यस सर। सर आई थिंक एज़ फार एज़ मुझे सर बहुत ज़्यादा नॉलेज उस बारे में नहीं है, बस मुझे थोड़ा-सा बेसिक से अभी पता है। डेटा एनालिटिक्स में आई थिंक सर ये डेटा माइनिंग से आई थिंक रिलेटेड। अच्छा, एक और शब्द जो चर्चा में ईआरपी सुना है आपने? ईआरपी यस सर, बट इस टाइम मैं कोई बात नहीं। दुनिया आगे बढ़ रही है और भारत में आईआर 4.0 की बात हो रही है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0, यस और खासकर एआई के संदर्भ में अगर हम देखें तो पहले तो आप ये बताइए एआई क्या है? सिंपल लैंग्वेज में, वी आर नॉट टेक्नोक्रेट। यस एआई क्या है और क्या भारत के लिए, जब ये ह्यूमन जो जो देश संबंधों पे रहा है, संवेदनाओं पे रहा है, मानवीय संबंधों की बात करता है, आपने सोशियोलॉजी जिस तरह समझा होगा, तो एआई आने से क्या हमारी फैब्रिक जो है भारत की वो प्रभावित होगी? पहला क्वेश्चन एआई क्या है, और दूसरा एआई आने से क्या हमारे सामाजिक संरचनाओं पर जो हमारी भारतीयता रही है वो प्रभावित होगी? यस सर। सर सॉरी सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम सर सिंपली डिफाइन कर सकते हैं जहाँ पे हम रोबोटिक्स की बात करते हैं, जहाँ पे हम एक ऐसी प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, कुछ ऐसा हम पहले प्रोग्राम प्रिपेयर कर लेते हैं कि वो आगे चल के उसी प्रोग्रामिंग के थ्रू वो ऑटोमेटिकली प्रोसेस करके उस प्रोसेस को अगेन एंड अगेन कर सकता है। ये सर मैं सिंपल लैंग्वेज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिफाइन करना चाहूँगी। सेकंड सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जिस प्रकार से हम देख रहे हैं एप्लीकेशंस इंक्रीज़ हो रही हैं। हमने यदि हम मानवीय संबंधों की बात करें, कुछ लेवल पे फ़र्क सर होगा, लेकिन हम देखते हैं कि एक तरफ पॉज़िटिव पॉज़िटिव पॉइंट्स हैं तो दूसरी तरफ नेगेटिव पॉइंट्स हैं, दोनों ही बातें हैं।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमारी लाइफ, हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, यूटिलाइजेशन उनका। साथ ही साथ दूसरी तरफ हम देखेंगे इसकी वजह से जो जॉब एवेन्यूज जनरेट हो रहे हैं उसकी वजह से लिवलीहुड इंक्रीज होगा। तो उस वजह से जब लिवलीहुड लोगों का बेटर होगा, लाइफ स्टैंडर्ड्स अच्छे होंगे, तो उनके रिलेशंस भी ऑब्वियसली इंप्रूव ही होंगे। अच्छा, एज क्या है आपकी? सर 23। 23। अभी सर 4 मार्च को हो जाएंगे 23 के। अभी सर 22 एंड 11 और मंथ्स। जब ये आपने फॉर्म भरा था, जब ये तो 19 का? ये सर 21 ईयर्स ओल्ड। 21। ये सर 4 मार्च 2019 को सर कंप्लीट हो चुके थे 21 ईयर्स। ऐसा नहीं लगता आपको कुछ और पढ़ना चाहिए, थोड़ा और पढ़ना चाहिए, कोई और एक पीजी या कोई और एजुकेशन अगर हो और साथ में थोड़ी और मैच्योरिटी आए फिर उसके बाद आए? क्योंकि जस्ट आपसे पहले एक जेएनयू की पीएचडी की एक लड़की आई थी और उन्होंने अपनी बात में कहा कि सर जैसे जैसे मैं पढ़ाई करती गई वैसे वैसे मैच्योर और मेरी क्षमता बढ़ती चली गई। और आपको देख के भी लग रहा है कि आप अभी 21, हम 19 की बात करें, 21 ईयर हैं, थोड़ी अभी अप्रोच और थोड़ी वयस्कता, थोड़ी समझ इसमें हो सकता है कमी हो प्रशासनिक उसके लिए। सर जैसा कि अभी मेरा जो माइंडसेट है वो एज़ अ स्टूडेंट ही डेवलप हुआ है, क्योंकि मैं अभी तक एग्ज़ाम्स मोड में ही हैं हम लोग। लेकिन जिस प्रकार से हम जब एज़ अ एडमिनिस्ट्रेटर सर चूज़ हो जाएँगे, रिक्रूट हो जाएँगे, उसके बाद सर हमें ट्रेनिंग प्रोसेस में वो समझ, वो एक्सपीरियंस हमें सर एक्सपीरियंस कराया जाएगा। चैलेंजेस किस प्रकार से हमें फेस करने हैं वो हमें सिखाया जाएगा। तो सर मुझे नहीं लगता कि हम में या फिर जो ऐसे लोग हैं जो अब ज़्यादा पीजी कोर्सेज़ या पीएचडी कर रहे हैं, उनमें कुछ डिफरेंस रह जाएगा, क्योंकि सर मेन है यहाँ पे ट्रेनिंग, हमें उस प्रकार की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। अच्छा, कई लोग शब्द कहते हैं, मैं कल टीवी देख रहा था कि उम्र महज आंकड़ा होती है। कमेंट ऑन इट इन बोथ वे। कोई बहुत बूढ़ा है, बड़ा है उम्र से, और कोई बहुत छोटा है। इन दोनों संदर्भों को देखते हुए अगर मैं कहूँ कि उम्र केवल आंकड़ा है। सर इसे सपोर्ट मैं सर इस चीज़ को सपोर्ट ही करूँगी, क्योंकि सर जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि आज के समय में टेलीकम्युनिकेशन, मीडिया, डिजिटलाइज़ेशन बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गया है। आज के समय में ज़्यादातर लोग बहुत ही इन्फॉर्म्ड हैं, जो भी आस-पास हमारे हो रहा है। छोटे बच्चे भी टीवी देख रहे हैं, बड़े भी, और आज के समय में तो सर आई थिंक सेकंड, थर्ड स्टैंडर्ड में ही उनको अपना पर्सनल सेल फ़ोन मिल जाता है। उस वजह से काफ़ी हम देख रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन और उनकी जो एक समझ है, वो एक बराबर लेवल की तरफ बढ़ रही है। पूरी तरीके से भी नहीं कह सकते हैं कि सिमिलर हो चुकी है, पर उनकी समझ काफ़ी हद तक अभी मैनेज, मतलब उस लेवल पे सर आ रही है। अच्छा, आज का पेपर पढ़ा आपने, न्यूज़पेपर? नो सर। अभी जो राष्ट्रीय पुरस्कारों की घोषणा हुई जिसमें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म भूषण की बात की गई, उसमें कुछ प्रोमिनेंट महिलाओं का, 3 ऐसी महिलाओं का नाम बताइए जिनको सम्मान मिला हो। सर क्योंकि मैंने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है, अभी तक मैं सर मिसेस सुमित्रा महाजन मैम के बारे में ही जानती हूँ। उनको सर पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है। और अभी ध्यान नहीं दिया आपने। यूपी से कोई, उत्तर प्रदेश से जिसको अवार्ड मिला हो, चर्चित व्यक्तित्व? सॉरी सर, मैंने सर अच्छा, एक बड़ी अजीब सी चीज़ देखी गई, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री को भी पद्म विभूषण दिया गया। जब ये राष्ट्रीय पुरस्कार है, जब ये भारतीय पहचान है और हमारे यहाँ किया गया, तो सीजो अबे साहब को देकर ये ठीक लगता है आपको? किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री को भी उनको आपने पद्म विभूषण दिया? सर इससे हमारे भारत की पॉजिटिव सोच, अप्रोच यहाँ पे नज़र आती है कि हम किसी प्रकार का डिफरेंस नहीं करते हैं कि हम सिर्फ अपने ही देश के लोगों को सम्मानित करें। हम यहाँ पे जिन भी लोगों का अपनी लाइफ में एक कंट्रीब्यूशन, बहुत ही एक्सीलेंट कंट्रीब्यूशन रहा है, हम उनको यहाँ पे अवार्ड देके उनको सम्मानित करते हैं। आप सर्वोच्च भारत का नागरिक सम्मान कौन-सा है? सर भारत रत्न। भारत रत्न। कितने विदेशियों को दिया गया? किसी का नाम बता सकती हैं? 2 विदेशी जिन्हें दिया गया हो? सर भारत रत्न आई थिंक इंडियंस को ही दिया जाता है। तो अभी तो आपने सर पद्म आई एम विभूषण। नॉट श्योर। और पद्म विभूषण क्या है? ये सेकंड सिटीजन हाईएस्ट अवार्ड है यहाँ यस का? सर, सेकंड सिविलियन अवार्ड है। अगर भारत रत्न भी, चलिए मान लेते हैं, अगर भारत रत्न भी हम किसी विदेशी नागरिक को दें, तो जैसा आपने इतना अच्छा जस्टिफाई किया विभूषण को, तो कोई दिक्कत है वहाँ? भारत रत्न भी दें कि नहीं देना चाहिए? सर आई थिंक हम इस बारे में सोच सकते हैं कि यदि कोई ऐसा पर्सन है और जिसका बहुत ही एक्सीलेंट कंट्रीब्यूशन है पीपल के लिए, और उन्होंने साथ ही साथ इंडिया में भी कुछ ऐसा अपना कंट्रीब्यूशन दिया हो, तो सर हम विदेशी नागरिकों को भी दे सकते हैं। अच्छा।
उत्तर प्रदेश में कितने गाँव हैं, पता है आपको? सर गाँव आई थिंक सर 10 लाख। इंडिया में पूछा ना? उत्तर प्रदेश में बताया था ना आपने? सर आई थिंक इट इज़ 10,000 और 10 लाख आई एम गेटिंग। कोई बात नहीं। आपने कहा कि हम डिस्क्रिमिनेशन बर्दाश्त नहीं करेंगे। यस सर। सोशियोलॉजी की आप स्टूडेंट हैं, बात वहीं से शुरू करता हूँ। डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वालिटी और स्ट्रेटिफिकेशन में क्या डिफरेंस है? सर डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी एंड स्ट्रेटिफिकेशन। यस सर। सर स्ट्रैटिफिकेशन में बेसिकली यहाँ पे सर इनइक्वालिटी ही प्रमोट होती है। स्ट्रैटिफिकेशन में हम डिफरेंट स्ट्रैटा ऑफ सोसाइटी को डिवाइड यहाँ पे स्ट्रैटिफिकेशन में डिफरेंट स्ट्रैटा ऑफ जो हमारी सोसाइटी है वो डिवाइडेड होती है। फॉर एग्जांपल कास्ट सिस्टम, यहाँ पे हमारी सोसाइटी जो अपर कास्ट है उनको ऊपर रखा जाता है, फिर मिडिल कास्ट देन लोअर कास्ट। सर इनइक्वालिटी स्ट्रैटिफिकेशन से ही प्रमोट होती है और जैसे कि कास्ट सिस्टम इनइक्वालिटी को ही प्रमोट करता है। पहले इनइक्वालिटी है या पहले स्ट्रेटिफिकेशन आएगा? सो स्ट्रैटिफिकेशन की वजह से ही इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है। हम ये कहें कि इनइक्वालिटी में हायरार्की आती है तो स्ट्रेटिफिकेशन आता है। हमारे यहाँ में भी इनइक्वालिटी है। सर सॉरी सर, मैं क्वेश्चन को थोड़ा समझ नहीं पा रही हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि इनइक्वालिटी में अगर हम हायरार्की को इंक्लूड कर दें, इनइक्वल तो हम आदमी हैं, हम आपसे अनइक्वल हैं, ठीक है ना? तो अनइक्वल होना कोई बुरी बात तो है नहीं। सर हायरार्की में सोशल इनइक्वालिटी एग्जिस्ट नहीं करती है। हायरार्की में सिर्फ टॉप टू बॉटम एक हायरार्की होती है। फॉर एग्जांपल किसी कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन में वहाँ पे सोशल लेवल पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। वहाँ पे सिर्फ जो कम्युनिकेशन टॉप टू बॉटम होता है वो कुछ फॉर्मल लाइंस पे लिमिटेड होता है। आप इंजीनियर हैं या टेक्नोलॉजिस्ट हैं? सर इंजीनियर। टेक्नोलॉजिस्ट क्यों नहीं? सर इंजीनियरिंग में ही टेक्नोलॉजी समाहित है, क्योंकि बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस में किया है, तो सर टेक्नोलॉजी उसी में ही समाहित है। तो अच्छा, टेक्नोलॉजी कहते हैं किसको? सर टेक्नोलॉजी कोई भी ऐसी हम इनोवेशन को बोल सकते हैं जो हमारी लाइफ में कुछ चेंजेस लेके आए और उससे हम अपनी लाइफ स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव कर सकें और ईज ऑफ लिविंग को इंक्रीज कर सकें। ग्रेजुएशन आपने किया हुआ है, उसमें आपने आईटी लिखा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। पहली चीज तो इंफॉर्मेशन क्या, ये बताइए, व्हाट इज इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट? अंडर आरटीआई एक्ट, ये सर। सर आरटीआई एक्ट 2005 के अंतर्गत किसी भी इंडिविजुअल को पूरा राइट है कि गवर्नमेंट किस प्रकार से कार्य कर रही है उसके बारे में वो इंफॉर्मेशन अवेल कर सकते हैं। उसमें इंफॉर्मेशन क्या, व्हाट इज इंफॉर्मेशन? So information regarding maybe any work which is done by the government or any public. It is properly defined in RTI Act. What is information? Sir, I'm sorry, exact definition sir मैं नहीं बता। Okay. What is society? Sir, society is can be simply defined as a group of people having different form of relationships in between them, like kinship, clan. They have the different works divided in them. And then what is group? So group may be simply a collection of people. Then what is difference between group and society? सर ग्रुप में हो सकता है कि इंडिविजुअल्स को एक दूसरे के बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं हो, वो एक दूसरे को नहीं जानते हो। कुछ लोग यदि थोड़ा आसपास खड़े भी हैं तो हम उनको ग्रुप बोल सकते हैं, लेकिन सोसाइटी में इंफॉर्मेशन होती है। What is reference group? Then what is reference group? सर रेफरेंस ग्रुप बेसिकली एक ऐसा ग्रुप होता है जिसको जहां हम उसका पार्ट बनना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो एडमिनिस्ट्रेशन में जो पीपल हैं जो वर्क कर रहे हैं, वो मेरे लिए एक रेफरेंस ग्रुप हुआ, मैं उसका पार्ट क्योंकि बनना चाहती हूँ। सर आर.के. मार्टिन है। मार्टिन का फंक्शनलिज्म क्या है? सर एक बार प्लीज। फंक्शनलिज्म, प्रकार्यवाद। फंक्शनलिज्म, सॉरी सर मैं अभी रिवाइंड नहीं कर पा रही हूँ। ओके। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म पढ़ा है? उत्तर संरचनावाद। उत्तर संरचनावाद सर इंग्लिश में प्लीज। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। पोस्ट, सॉरी। आप सोशियोलॉजी की हैं, यूपी से बिलोंग करती हैं, महिलाओं की समस्याएं जरा बताइए, यूपी में क्या क्या समस्याएं हैं? सर यूपी में यदि हम महिलाओं की समस्याओं को देखें तो सबसे पहले सर सोशल लेवल पे एजुकेशन की बात करेंगे। सर यूपी की हम देख सकते हैं साफ साफ। क्या है एजुकेशन इंडिकेटर यूपी का? सर एजुकेशन रेट, सर एवरेज इंडिकेटर, एजुकेशन इंडिकेटर, एजुकेशन का यूपी में महिलाओं की शिक्षा की क्या स्थिति है? ये सर 67% of the women are only educated in Uttar Pradesh, while
Men are, I think it is 77%. And second? So second problem is sir sex ratio. सर यूपी में सेक्स रेशियो सिर्फ 914 है, जबकि हमारा नेशनल एवरेज 941 है पर 1000 मेल्स। हम यहाँ से देख सकते हैं कि कितना स्टार्क डिफरेंस है। सेकेंड प्रॉब्लम सर हम कह सकते हैं हेल्थ के प्रॉब्लम्स भी, हेल्थ में भी हम वुमेन को देख सकते हैं कि हेल्थ में भी काफ़ी वो मेन से पीछे हैं। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनसे वो लाइफ पूरी ज़िंदगी जूझती रहती हैं। ओके, सपोज दैट आपका किसी यूपी के ईस्टर्न मतलब एरिया में आपका पोस्टिंग हो जाती है, जो अभी माना जाता है कि वेस्टर्न यूपी की अपेक्षा पिछड़ा हुआ है। यस सर। और वो पूरा समाज जो पूरी तरह से क्रिमिनल मेंटेलिटी का है। बात बात पे औरत को मार देना, पीट देना, गाली गलौज करना, उनको टॉर्चर करना, डाउरी की वहाँ समस्या है, भ्रूण हत्या की समस्या है, महिला उत्पीड़न की समस्या है, घरेलू हिंसा देखने को मिलती है। और वो पूरी तरह से मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, और वहाँ पर आपको डिप्टी कलेक्टर बनाकर भेजा जाता है। ऐसी स्थिति में वहाँ क्या आप चाहते हैं कि वहाँ की जो समस्याएं हैं महिलाओं की, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट किया जाए, उनकी हालत को सुधारा जाए। आप अभी एक तो यंग है, मान लो आप डिप्टी कलेक्टर बन गए, किसी बार हो जाएंगे, तो आपके जो जूनियर हैं वो भी आपको भाव नहीं देते, उनकी उम्र 30 साल की है, सीनियर भी 40 साल के होंगे, कहते हैं बच्चा है, छोटा था, ठीक है। और गाँव वाले तो वैसे ही अपने उसमें हैं, मेल डोमिनेंट हैं, तो न तो जूनियर से सपोर्ट मिल पा रहा है, न तो सीनियर से सपोर्ट मिल पा रहा है, न तो गांव वालों से सपोर्ट मिल पा रहा है या आपके एरिया में जो लोग हैं। ऐसी स्थिति में अगर वहाँ महिलाओं की स्थिति को सुधारना हो, कैसे इम्प्रूव करिएगा? सर ऐसी स्थिति में सबसे पहले तो मैं सर ये देखूंगी कि क्योंकि मैं यहाँ पे मेन लीड करूंगी अपनी टीम को, जो भी सब डिवीजन में सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स हैं, तो सर यहाँ पे एज मैटर नहीं करती है। मैटर ये करता है कि उनको क्या ऑर्डर्स मिल रहे हैं और उनको उन्हें इम्प्लीमेंट करना है। तो मैं इसके थ्रू उनकी अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करूंगी। सेकंड सर मैं वहाँ पे, क्योंकि यदि ऐसा होता है कि पहले कोशिश करेंगे कि डायरेक्ट उनमें अवेयरनेस जनरेशन का कार्य किया जाए। यदि वहाँ पे हमें कुछ पॉजिटिव नहीं नज़र आ पा रहा है ज़्यादा, तो हम वहाँ पे एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बना सकते हैं, वहाँ की ग्रुप ऑफ वुमेन का, जहाँ पे हम उनको अवेयरनेस जनरेट करें, उनको कुछ पॉइंट्स मेंशन करें कि आपको इन पॉइंट्स को लेके महिलाओं को जागरूक करना है कि यदि उनको किसी भी प्रकार की परेशानी होती है, तो वो सीधा एडमिनिस्ट्रेशन को जाके, जो भी पुलिस स्टेशन है, जाके अप्रोच कर सकती लेकिन है। समस्या यही है ना कि वो महिलाएं अपने परिवार के खिलाफ कोर्ट में या थाने में नहीं जाना चाहती हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि कुछ भी वो जिंदगी तो इन्हीं के साथ बितानी है। सर उनको अवेयर किया जाएगा कि उनको अवेयर किया जाएगा कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को जब सामने रखेंगी, तभी तो उनका सॉल्यूशन उनको प्रोवाइड किया लेकिन जाएगा। उन्हें अपने परिवार के टूटने का डर है। सर परिवार भी नहीं टूटेगा, क्योंकि हम यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे काम करेंगे कि मेल जो मेंबर्स हैं, उनको भी समझाया जाए कि इस प्रकार की एक्टिविटीज़ यदि वो करेंगे, तो उन पर लीगल एक्शन किया जा सकता है। क्योंकि जब हम सेल्फ हेल्प ग्रुप एस्टैब्लिश करेंगे, तो उसके थ्रू हमें इन्फॉर्मेशन ग्राउंड लेवल पे मिलेगी। यदि इस प्रकार का कुछ भी वायलेंस होता है, तो उनके अगेंस्ट वहाँ पे लीगल एक्शन लिया जा सकता है। अच्छा, आपने सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात की। सेल्फ हेल्प ग्रुप ने कैसे महिलाओं को एम्पावर किया है कुछ हद तक? सर सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू आज के समय में बहुत सारी ऐसे वुमेन्स हैं जो अपने घर को संभालने के साथ-साथ अपने सेल्फ बिज़नेस भी चला रही हैं। इसने उनको एम्पावर किया है, और इसी एम्पावरमेंट की वजह से वो अपने चिल्ड्रन के एजुकेशन को प्रमोट कर पा रही हैं, और अपनी फैमिली में उनको डिसीजन मेकिंग पावर्स भी अब मिलने लगी हैं, क्योंकि वो इकोनॉमिकली अब एम्पावर्ड हो गई हैं। अच्छा, और भी कोई समस्या का समाधान करती है यहाँ सेल्फ हेल्प ग्रुप में? ये सर सेल्फ हेल्प ग्रुप सर किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, लाइक वुमेन की प्रॉब्लम्स को रेज करने के लिए, और उनकी अपनी जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए वो आपस में कई बार लोन्स भी एक दूसरे को लोन भी प्रोवाइड कर देते हैं, जिस भी पर्सन को रिक्वायरमेंट होती है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि वो मल्टीपल तरीके से कार्य करते हैं। अच्छा, आपका जो सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी है, अल्ट्रा न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है? अल्ट्रा न्यूक्लियर फैमिली सर, सॉरी सर, मैं सिर्फ गेस करना चाहूँगी, एक्चुअल में मेरे को नहीं इन्फॉर्मेशन है। सर अल्ट्रा न्यूक्लियर फैमिली आई थिंक ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ही है, जहाँ पे एक पर्टिकुलर एज के बाद चिल्ड्रन पेरेंट्स से अलग होके सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाते हैं। सिंगल पेरेंट फैमिली। इज नोन एज। यस। ओके, टेल मी वन थिंग। थैंक यू सर। हाउ ग्लोबलाइजेशन, especially in context of India, is
affecting the life of women of India? Tell me. ये सर ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारे जो ट्रेड एवेन्यूज़ हैं वो काफ़ी इंक्रीज़ हुए हैं और हम देख पा रहे हैं कि विमेन बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे जो लेबर ओरिएंटेड होती हैं, लाइक बीड़ी मेकिंग और जहाँ पे थ्रेड बनता है, इस प्रकार की इंडस्ट्रीज़ ज़्यादातर विमेन को ही एम्प्लॉय करती हैं। तो इसके थ्रू हम देखेंगे कि विमेन को ग्लोबलाइजेशन की वजह से एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड हो रहा है और इस एम्प्लॉयमेंट की वजह से उनकी लाइफ में भी चेंजेस आ रहे हैं, उनकी फैमिली का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव हो रहा है, वो और भी सशक्त हो रही हैं। यदि जब वो बाहर जॉब के लिए जाती हैं, तो उनका इंटरेक्शन भी इंक्रीज़ होता है, जिसकी वजह से वो अपने राइट्स को लेके और भी ज़्यादा जागरूक होती हैं। अच्छा, क्या उनका एक्सप्लॉयटेशन भी बढ़ा है क्या इस ग्लोबलाइजेशन के पीरियड में? सर एक्सप्लॉयटेशन तो मैं नहीं कहूँगी, परंतु इसे ज़िम्मेदारी के रूप में हम सर देख सकते हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी का एक कल्चर ऐसा है, जहाँ पे सिर्फ़ विमेन को ही किचन से रिलेटेड कार्य करने होते हैं। जस्ट अभी जो भी हम न्यूज़ पढ़ते हैं उसमें द नंबर ऑफ रेप केसेस जो है वो हमेशा बढ़ रहा है, फिर उनको मोलेस्टेशन भी होता है, जगह जगह होता है, वर्क प्लेस पे जाती हैं काम करने के लिए, वहाँ उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता। तो क्या ये सब कुछ उसके दुष्परिणाम भी तो हो सकते हैं ये? सर हर चीज़ के कुछ पॉजिटिव्स और कुछ नेगेटिव होते हैं, लेकिन सर गवर्नमेंट ने लीगल प्रोविजंस प्रोवाइड किए हैं, जैसे सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट 2013, उसके अंदर काफ़ी स्ट्रिक्ट प्रोविजंस हैं, जहाँ पे इंटरनल कंप्लेंट कमेटी एस्टैब्लिश की जाती है। हमें सर ज़रूरत है कि हम विमेन को अवेयरनेस जनरेट करें कि उनको यदि किसी भी प्रकार की छोटी भी प्रॉब्लम होती है, तो वो सीधा उस इंटरनल कंप्लेंट कमेटी को जाके कंसल्ट करें, ताकि इनिशियल लेवल पे कॉन्सिलिएशन के थ्रू यदि प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, तो वहाँ पे उसे सॉल्व किया जा सके और नहीं होती है, तो फिर लीगल एक्शन सर लिया जा सके। सर को ये भी बताइए किस केस पे सुप्रीम कोर्ट में केस था, उसके तहत गाइडलाइन दी गई और उसके बाद ये आया? सर विशाखा गाइडलाइंस 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने रिलीज़ की थी। ओके, अभी आज हम लोग क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं? सर रिपब्लिक। क्या होता है इसका मीनिंग? रिपब्लिक, इंडिया इज अ रिपब्लिक कंट्री, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? यस सर। सर रिपब्लिक का मतलब सिंपल ये है कि जो हमारे स्टेट के या कंट्री के लीडर हैं, वो कोई मोनार्की या राजा नहीं है, वो एक प्रेसिडेंट है जो लायबल है अपनी वेरियस ड्यूटीज़ के अंदर कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में रहकर ही कार्य करें। और हमारे यहाँ पे इस प्रकार का नहीं है कि जैसे मोनार्की में लीनिएज टू लीनिएज ट्रांसफ़र होती हैं पावर्स, इस प्रकार का प्रोविज़न प्रेसिडेंसी में नहीं होता है, हमारे रिपब्लिक में नहीं है। साथ ही साथ प्रेसिडेंट भी लायबल है और अकाउंटेबल है अपनी वर्किंग को लेके। सर उनको भी रिमूव किया जा सकता है यदि वो कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करते हैं। अच्छा, किस आर्टिकल के इम्पीचमेंट के थ्रू। इम्पीचमेंट की? अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये बताइए 26 जनवरी, यस सर। ओके, 26 जनवरी को 1950 में क्या हुआ था? कॉन्स्टिट्यूशन वाज इन फोर्स, यस। क्यों 26 जनवरी को ही क्यों चूज किया गया? सर क्योंकि 26 जनवरी को 1930 में कांग्रेस ने इंडिपेंडेंस डे डिक्लेयर कर दिया था। पूर्ण स्वराज। यस सर। ये पूर्ण स्वराज वर्ड किसने क्वाइन किया? Who was the first to use this word, पूर्ण स्वराज? सॉरी सर, मैं रिमाइंड नहीं कर पा रही हूँ, मैंने एक्चुअल में भी पढ़ा था कुछ। Yes, you said your hobby is new cooking. यस What is new cooking? सर, न्यू कुकिंग बेसिकली मैंने ही ये कॉन्सेप्ट लिखा है, क्योंकि मुझे जो डिशेस बनानी नहीं आती हैं, उनको सीखना मुझे काफ़ी पसंद है। साथ ही साथ कुछ आइडियाज़ जो मेरे माइंड में आते हैं, मैं उनसे कुछ नई डिशेस बनाना काफ़ी पसंद करती हूँ। Again, फिर से मेरा क्वेश्चन होता है, आपने जैसे बताया, how will you apply science in kitchen? Sir, my science during in the preparation of any dish. I said in the kitchen, you have to apply science. How will you apply? सर साइंस आज के समय में हमारे किचन में आई थिंक बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली यूज़ की जाती है। हम वेरियस इलेक्ट्रॉनिक एप्लायंसेस यूज़ कर रहे हैं और मैं डिशेस भी जो मैं सीखती हूँ वो सर यूट्यूब के थ्रू सीखती हूँ। वहाँ पे भी हम टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। डिफरेंट एप्लायंसेस हैं लाइक इंडक्शन कुकर्स आ चुके हैं और मिक्सर ग्राइंडर्स, ये सब हमारे सर टेक्नोलॉजी के थ्रू ही डेवलप हुए हैं। और कुकिंग में? सर कुकिंग में भी जिस प्रकार से हम कुछ साइंस में इनोवेशन करते हैं, नई-नई चीज़ों के बारे में सोच के, कुकिंग भी सर एक इनोवेशन है, एक साइंस है, जहाँ पे हम अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं। What was your code? व्हाट वाज़ इट? Your code number? सर 377 IPC सेक्शन। Tell me something about that.
सर आईपीसी सेक्शन 377 बेसिकली एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी से रिलेटेड है। यहाँ पे अभी सर रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने उनको भी इक्वल राइट्स प्रोवाइड किए हैं कि उनको भी सर होमोसेक्सुअलिटी को अब सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया है और सर इसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया है आईपीसी सेक्शन 377। अलाउ कर दिया, डिक्रिमिनलाइज कर दिया, दोनों सच हैं। सर डीक्रिमिनलाइज किया है। आपको नहीं लगता कि भारत जैसे एक सांस्कृतिक देश में जब से इसको डिक्रिमिनलाइज किया गया है, ये भारत की छवि पे एक धब्बा है? नो सर, सर ये भारत की छवि पे ऐसा इस प्रकार का सर कुछ धब्बा नहीं है। हम इसे एक पॉजिटिव अप्रोच कहेंगे कि हम आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, इक्वलिटी की तरफ मूव कर रहे हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एम है, उसे हम अप्लाई करने की तरफ मूव कर रहे हैं सर। What is the very basic difference between equality and equity? Because several times you have pointed out equality, equality, equality. Which is most important, equality or equity from India's perspective? Sir, equality. You know about equity? Sir, equity, as far as I know about the equity ownership in economics. No, it's equality among equals. Anyway, how many wildlife sanctuaries or national parks or botanical garden or sanctuaries there in UP? Sir, UP has only one national park, Sir Dudhwa National Park, 24 wildlife sanctuaries and 2 botanical gardens. What is the difference between national park and botanical garden and wildlife sanctuaries? Yes, sir. सर नेशनल पार्क को कुछ स्पेशल प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड होती है जिसके अंतर्गत यहाँ पे ग्रीजिंग अलाउड नहीं होती है और वहाँ पे जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनको रहना तो अलाउ किया जाता है। नो सर, सॉरी सर, यहाँ पे रहना भी अलाउ नहीं किया जाता है, जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में वहाँ पे लोकल कम्युनिटीज़ रह सकती हैं, माइनर फूड प्रोड्यूस कलेक्ट कर सकती हैं और वहाँ पे लिमिटेड ग्रीजिंग भी अलाउड होती है। और सर बोटानिकल गार्डन में हम कुछ हमारी जो प्लांट स्पीशीज़ हैं उनको सर प्रोटेक्ट करते हैं, उनकी स्पीशीज को सेव करके वहाँ पे रखते हैं। अच्छा, देखा जाए तो साउथ ईस्ट एशिया में फॉरेन पॉलिसी के तहत कौन सी ऐसी पॉलिसी जो है वो इंडिया अप्लाई करता है जिससे जो चाइना के सुपर पावर को बैलेंस किया जा सकता है? सर इंडिया अप्लाई करता है। सर वी हैव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद आसियान, जिसके तहत हमारा और आसियान का ट्रेड काफ़ी अच्छा है, जिसके थ्रू हम चाइना का इन्फ्लुएंस आसियान पे कम कर पाते हैं। What is Act East policy? सर एक्ट ईस्ट पॉलिसी बेसिकली इंडिया के जो ईस्ट में सारी कंट्रीज़ हैं उनसे रिलेटेड है कि हम उनसे हमारे रिलेशंस को इम्प्रूव करें, न्यू एग्रीमेंट्स उनके साथ साइन करें, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स उनके साथ इस्टेब्लिश करें ताकि हमारे रिलेशंस इम्प्रूव हो और हम चाइना का जो इन्फ्लुएंस ईस्ट में इंक्रीज हो रहा है, स्पेशली साउथ चाइना सी में चाइना की एग्रेशन बहुत बढ़ रही है, उस चीज़ को हमने बैलेंस करने की तरफ हमारा एक बहुत अच्छा पॉजिटिव स्टेप है। Last question. Your 3 weaknesses and 3 strengths. सर माय 3 वीकनेसेस आर मुझे फास्ट फूड काफ़ी पसंद है। सेकंड, मुझे आउटडोर एक्टिविटीज़ मीन्स आउटडोर स्पोर्ट्स स्पेशली पसंद नहीं है। थर्ड, सर फेलियर के बाद एक लो फेस आता है जिसमें मैं पढ़ाई करने में मुझे काफ़ी दिक्कत होती है, लेकिन मैं इस पे कार्य कर रही हूँ और मैंने इस टाइमिंग को काफ़ी कम भी किया है अभी तक। सर मैं अपनी 3 स्ट्रेंथ्स के बारे में बताऊँगी कि मैं अपने गोल की तरफ सर परसिवरेंट होकर कार्य करने में सक्षम हूँ, अपने डिसीजंस को ऑब्जेक्टिवली या इम्पार्शियली लेने में भी सक्षम हूँ। साथ ही साथ मैं अपने डिसीजंस पे यदि मुझे लगता है मैं सही हूँ, मैं उन पे स्टैंड लेती हूँ और उसके लिए पूरी तरह से सक्षम हूँ। ये जानते हुए कि कुछ चीज़ें गलत होती, पता है कि हमें गलत है और फिर भी हम वो करते हैं, तो ये सही है? जैसे फूड, जो फास्ट फूड खाना गलत है, हम समझाते हैं, जंक फूड कहते हैं उसको, आप न्यू कुकिंग आपकी हॉबी है और उसके बावजूद हम खाते हैं, उससे जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि सही है? सर कुछ लेवल तक एज अ टेस्ट हम ले सकते हैं, लेकिन किसी भी चीज़ को हद से ज़्यादा, एक लिमिट होती है किसी भी चीज़ को लेने की, उससे ज़्यादा हम लेते हैं तो वो हमारे लिए निगेटिव है, हमारी हेल्थ को निगेटिवली इम्पैक्ट करता है। हमें ज़रूरत है उस पर लिमिट एस्टैब्लिश करने की। उसको जंक फूड क्यों कहते हैं? So junk food, I think basically because it harms our health because of being too oily. अच्छा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस कुछ शब्द देते हैं,
मैं 4 शब्द देता हूँ, आप बताइए इनमें अंतर क्या है, और अपने या किसी एग्जाम्पल में एक एग्जाम्पल के तहत उसे बताइएगा। इंफॉर्मेशन, नॉलेज, एजुकेशन और विजडम। क्या अंतर है? कोई एक छोटे एग्जाम्पल से कि इंफॉर्मेशन हो गई, ये नॉलेज हो गया, ये एजुकेशन कहेंगे और ये विजडम कहेंगे। सर व्हाट्सएप पे बहुत सारी फेक न्यूज़ या पॉजिटिव न्यूज़ भी जो शेयर होती हैं, उसको सिंपली हम रीड करते हैं, वो हमारे लिए इन्फॉर्मेशन हो गई। यदि हमने उसे एक्सेप्ट किया और उसको हमने चेक भी किया कि ये पॉजिटिव है या ये सच है या झूठ है, और फिर वो हमारी नॉलेज बन जाती है। इसके बाद सर यदि एजुकेशन की बात करें, एजुकेशन को हम सिंपली कह सकते हैं नॉलेज के थ्रू ही एजुकेशन अटेन की जाती है। हम एजुकेशन के तहत ही नॉलेज को अटेन करते हैं। और विज़डम सर, क्या एजुकेशन जरूरी है विजडम के लिए? ये सर। ट्रुथ और फैक्ट में क्या अंतर है? ट्रुथ एंड फैक्ट, तथ्य और सत्य में। यस सर। सर फैक्ट बेसिकली एक ऐसा कोई भी न्यूमेरिकल भी हो सकता है या कोई भी न्यूमेरिकल भी हो सकता है, फैक्चुअल भी हो सकता है, या फिर सर सिंपल ये है कि फैक्ट ट्रुथ होता है। मीन्स जो फैक्ट है उसकी वैलिडिटी होती है, इस वजह से वो ट्रुथ होता है। लास्ट क्वेश्चन, आपको भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार की कौन सी योजना बहुत ज्यादा प्रभावित करती है? लगता है इसने वास्तव में सुधार लाया है या सुधार ला सकती है? सर 2019 में कन्या सुमंगला योजना लॉन्च की गई थी, जिसके तहत 15,000 रुपीज़ प्रोवाइड किए जाते हैं किसी गर्ल के जन्म होने पे। लेकिन गवर्नमेंट ने इसमें जो पॉजिटिव प्रोविज़न किया है, वह ये है कि वहाँ पे 6 किश्तों के अंतर्गत वो मनी प्रोवाइड किया जाता है। एक फर्स्ट किश्त आती है जब गर्ल चाइल्ड के बॉर्न होने के बाद उसका वैक्सीनेशन हो जाता है। मान लो आप इस चीज को देखती हैं अपने सब डिवीजन में, तो देखती हैं कि बहुत सारे कंफ्यूजन है और करप्शन है। एज ए स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, इसी स्कीम को आपको और ट्रांसपेरेंट और बेहतर बनाना है, तो कंप्यूटर नॉलेज का इस्तेमाल करके इसे और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? ये सर। सर जिस प्रकार से इस स्कीम को बैंक्स के थ्रू इम्प्लीमेंट किया जाता है, बैंक्स में सर ऑफ कोर्स सारा हमारा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू ही ये सब इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी सर इंश्योर हो जाती है। सेकंड लेवल पे हम सर ट्रांसपेरेंसी के लिए यह कर सकते हैं कि हम एक एप्लीकेशन या एक पोर्टल डेवलप करा सकते हैं, जिस पे हम वहाँ पे पेरेंट्स का फीडबैक लें कि उनको टाइमली पेमेंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, और साथ ही साथ उनकी इतना ही सर मैं कहना चाहूँगी। थैंक यू, थैंक यू।